हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग भी स्टॉक्स पर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसकी सही मेथड क्या है। देखिए, स्टॉक ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही शानदार बिजनेस है और बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है जब हम बात करते हैं इंडेक्स को ट्रेड करने की, क्योंकि इंडेक्स के अपोजिट में ये क्या बढ़िया करता है कि आपको यहाँ पे मंथली ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आप बोलोगे वो तो इंडेक्स में भी मिलते हैं। देखिए, इंडेक्स में क्योंकि हमारे पास वीकली मौजूद होता है, आप देखोगे 100 में से लगभग 99 लोगों ने आपको सिर्फ और सिर्फ वीकली ऑप्शन करते नजर आएंगे। क्योंकि स्टॉक्स पर हमारे पास मंथली अवेलेबल है तो हमको मजबूरी हो जाएगी कि हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मंथली ट्रेड करेंगे। अब ये किन के लिए बहुत बढ़िया बेटर बिजनेस की तरह वर्क करने वाला है, ये उनके लिए बहुत बढ़िया बिजनेस की तरह वर्क करने वाला है जो लोग कुछ अदर वर्क भी करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि बाइंग की सही मेथड क्या होने वाली है, आप लोग क्या गलती करते हो, और अगर आप सिर्फ वो वाली गलती हटा दोगे तो आप अपना अदर वर्क करते करते भी यहाँ पर स्टॉक के ऑप्शन की बाइंग अगर पोजीशन खड़ी करोगे तो डेफिनेटली अपने लिए एक सरप्लस बनाओगे। यहाँ पे मेथड क्या होने वाली है, जो चीज हमें सबसे पहले ध्यान रखना है वो ये है कि मैं यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना है, मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब आपके मन में डाउट आएगा, या आप लोग अभी तक जो बाइंग करते होगे वो 15 मिनट के चार्ट को देख करके करते होगे या 5 मिनट के चार्ट को देख करके करते होगे, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरे को स्टॉक ऑप्शन को बाय करना है और उसका सटीक तरीका क्या है, तो सटीक तरीका एकमात्र है कि मैं कितना लंबा अपने ट्रेड को होल्ड कर सकता हूं। और ट्रेड को अगर मुझे लंबा होल्ड करना है तो मेरे पास एकमात्र सॉल्यूशन आता है, वो आता है वन डे टाइम फ्रेम का, कि मेरे को यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल सही तरीके से कर लूंगा तो मैं डेफिनेटली 100% अपने लिए यहाँ पे प्रॉफिट बना लूंगा। अब क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। 15 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो तो सबसे पहले अभी आप इसको देखना बंद कर दो। आपको सिर्फ 15 मिनट और 5 मिनट तब इस्तेमाल करना है जब आपको सही एंट्री लेनी हो। अगर आपको चार्ट कुछ इस हिसाब से दिख रहा है कि वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा ऊपर मूव करते नजर आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि हाँ, ये परफेक्ट सिनेरियो है एंट्री लेने का। बाकी मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि डेली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक ने कुछ बहुत बढ़िया करा होगा जिससे कि मेरे को यहाँ पे एंट्री करनी है, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे एवरेजिंग का एक नियम होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस का भी एक नियम होगा, और मेरे पास स्टॉक होंगे अलग अलग प्रकार के। बोले कितने प्रकार के और क्या टेक्निक होगी, अभी आप समझ जाएंगे। मेरे पास क्या होने वाला है, अलग अलग प्रकार के स्टॉक होने वाले हैं और स्टॉक के नियम भी बदले हुए होने वाले हैं। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया, टाइम फ्रेम का सिलेक्ट किया कि मैं जो है डेली टाइम फ्रेम पे काम करूंगा और 15 मिनट और 5 मिनट का इस्तेमाल करूंगा शार्प एंट्री करने के लिए। ये क्लियर हो गया। दूसरा है, यहाँ पर मेरे पास 2 सेगमेंट में स्टॉक होंगे। कितने सेगमेंट में, बोले 2 सेगमेंट में। पहला सेगमेंट वो वाले स्टॉक का होगा जिनमें मैं 100% का रिस्क रखूंगा और 50% का टारगेट रखूंगा। आप बोलोगे ये कौन सी बात है, अभी समझ में आएगी। हम बाइंग कर रहे हैं इसलिए हमें ऐसा रखना जरूरी है, थोड़ी देर में समझ जाओगे आपकी मैं क्या समझा रहा हूं। और दूसरे सेगमेंट का स्टॉक वो वाला होगा जिनमें मूव ज्यादा होता है, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा लगभग 50% का, पर टारगेट होगा हमारा 100% का। अब कैसे निकालेंगे ये 2 प्रकार के स्टॉक, इसकी क्या मेथड है, अभी समझ रहे हैं। पहला, जिसमें मेरा 100% का रिस्क और 50% का टारगेट है, तो 100% का रिस्क और 50% का टारगेट, ये कौन सा स्टॉक है, तो ऐसे वाले स्टॉक जो कि हमको हैवी वेटेज है। हैवी वेटेज है किसमें, बोले निफ्टी में। तो जो स्टॉक निफ्टी में हैवी वेटेज है वो हमारे पहले क्राइटेरिया की स्टॉक है, जहां पे हम 100% का रिस्क और 50% का टारगेट लेंगे। अब 100% का रिस्क मतलब मुझे पूरी कॉल ऑप्शन डुबानी है क्या, नहीं। ध्यान से सुनना, अगर मुझे रिलायंस समझ में आता है कि ऊपर जाने वाला है और इसकी लेट सपोज अपन बात कर लेते कि एक स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन 50 रुपए चल रही है और मैंने उसे बाय कर लिया, तो मैं यहाँ पर 25 रुपए का अगर स्टॉप लॉस निकालता हूं तो टारगेट में यहाँ पर कितना रखने वाला हूं, मात्र और मात्र 12.5 रुपए का। तो आपको अब समझ में आएगा कि यहाँ पे 100% और 50% क्या है, यानी कि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की जो बात कर रहा हूं वो यहाँ पे रिस्क 2 हो जाएगा आपको और रिवॉर्ड 1 हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये हैवी वेटेज है। अगर आप इनको टाइम दोगे और इनकी सही एवरेजिंग करोगे, आप यहाँ पे लॉट साइज इंक्रीज करोगे, तो आपका जो रेशियो है वो सुधर के आएगा। अब एवरेजिंग कैसे करनी है ये भी मैं समझा रहा हूँ, नियम कायदे समझ लो, फिर आप ऑटोमेटिकली भी लाइव एग्जांपल के साथ समझ जाओगे, जो मैं आपके साथ एक्सिस बैंक पर डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर 50 रुपए का अगर ऑप्शन चल रहा है और उसका स्टॉप लॉस अगर मैंने 25 रुपए का प्री डिसाइड कर लिया, 25 रुपए कहां से आया ये आपको चार्ट पर दिखाई देगा, या आपने ऐसा अंदाजा लगा लिया होगा कि रिलायंस अगर इतने रुपए से गिरेगा तो मेरा ये ऑप्शन इतने रुपए से आधा हो जाएगा। ये आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन था जिसका डेल्टा 0.30 था, तो अगर 0.30 का डेल्टा है तो 10 रुपए नीचे गिरने पे ये 3 रुपए गिरेगा। अगर रिलायंस 10 रुपए नीचे गिरेगा तो ये 3 रुपए गिरेगा, प्लस इस पे थीटा इतना जाएगा, वो सब कैलकुलेट करके आपने देखा कि अगले 5 से 7 दिन में ये ऑप्शन 50 का 25 हो जाएगा अगर मार्केट ने मूव नहीं किया तो। ऐसे केस में मेरे को यहाँ पे एवरेजिंग भी करनी है, प्लस अगर ये मूव करके 12.5 आ गया तो मैं काट दूंगा।
मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि ये कितना लंबा और चलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोचोगे कि बाद में ये 50 का 100 हो गया, मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मेरे को ऐसे अपने पास कम से कम 5 स्टॉक रख के चलने। निफ्टी के हैवी वेटेज ऐसे मेरे पास 5 स्टॉक होंगे जिसमें मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उल्टा फॉलो करूंगा। अब यहां पर जो सेकंड कैटेगरी के स्टॉक है ये वोलेटाइल स्टॉक होने वाले हैं। जैसे कि वोलेटाइल स्टॉक कौन से होते हैं? जिनके लॉट साइज बड़े होते हैं। आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप देखो आईओसी आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे आप देखो आपको पावर ग्रिड समझ में आ जाएगा, यहाँ पे जो है आपका बैंक बड़ौदा आपको दिखाई देगा। तो इस हिसाब के स्टॉक जिनके लॉट साइज भी बड़े हैं और जिनमें शार्प मोमेंटम भी होते हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा जो है जिनके 3-3 रुपए चल लेता है, आईओसी जो है जिनका 3-3 रुपए का मूव कर देता है और इनके लॉट साइज भी बड़े बड़े हैं। और बड़े लॉट साइज में आप देखोगे पावर ग्रिड का लॉट साइज बड़ा है, ओएनजीसी का लॉट साइज बड़ा है। तो ये क्या हो रहा है, अभी निफ्टी 50 में भी आ जा रहे हैं कुछ स्टॉक इसमें जो निफ्टी 50 के बाहर है, जैसे आईओसी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर आपके पास कुछ 180-200 स्टॉक F&O में लिस्टेड है। 200 स्टॉक में से मैं आपको बताता हूँ 70 या 80 स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपको हाई वॉल्यूम पे मिलेंगे। 78 स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाएगी जो कि एकदम टॉप क्वालिटी के स्टॉक है। 70 से 80 आप मान के चलो, जिनमें आप अपनी पोजीशंस को इजीली बना सकते हो, उनमें बाय पोजीशन बना सकते हो, नीचे गिरने पे खरीद सकते हो। इन 80 में से सिर्फ 5 स्टॉक इस कैटेगरी के और बाकी के बच्चे सारे के सारे इस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अब मैं इसका क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं 50% का रिस्क और 100% का टारगेट रखने वाला हूं। यानी कि जो कोई सा भी ऑप्शन मैंने लिया है, मेरा क्लियर कट यहां पर मानना है कि अगर वो 3 रुपए का ऑप्शन 1.5 रुपए हो जाएगा तो मैं काट दूंगा, जब तक वो 3 का 6 नहीं होगा मैं काटने नहीं वाला। कहने का मतलब क्या है, 3 का 6 से मतलब यहाँ पे जो 3 मैंने लिखा है मैं ये मान के चल रहा हूं कि 3 उस ऑप्शन का प्राइस है। आप ऐसा समझ लो कि एक ऑप्शन है सेकंड कैटेगरी का जो कि 3 रुपए चल रहा है, अब वो 3 का 1.5 होगा तो मैं कट करूंगा, अदरवाइज वो 3 का 6 ही होना चाहिए। अब ऐसे में कितने ट्रेड डाल सकता हूं, यहां पर मेरे पास कम से कम 4 से 5 ट्रेड कंटिन्यूस चलेंगे और अगर सारे ट्रेड सही बैठ रहे तो मेरे पास हो सकता है 6 से 8 स्टॉक चलें। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे फंड की दिक्कत है, ध्यान से सुनना, हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हम ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो फंड की दिक्कत नहीं आनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे और आप छोटे छोटे एट द मनी के, आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन खरीदोगे तो आपको एक चीज मान के चलना है कि यहाँ पे आपका फेवर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपका जो है यहाँ पर 10 में से सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रेड चलने वाला है, पर आप तब भी प्रॉफिटेबल निकलने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप रिवॉर्ड जो ले रहे हो वो 2 का रिवॉर्ड ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे 8 पॉइंट तो इजीली मिलने ही है। अगर आपका 10 में से 4 ट्रेड चला तो 8 पॉइंट मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपके 5 ट्रेड लिए हैं, कौन सी कैटेगरी के? फर्स्ट कैटेगरी के। ये फर्स्ट कैटेगरी के अगर आपके 5 ट्रेड आपने लिए और पांचों के 5 में से 4 इजीली सही होंगे। क्यों सही होंगे? क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रख रहे हैं उसमें हम रिस्क बड़ा रख रहे हैं और रिवॉर्ड कम रख रहे हैं। तो जो कॉम्बिनेशन बैठेगा ना, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब का बैठेगा जो कि आपको अल्टीमेट सरप्लस बना के देगा। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस मेरी ये होने वाली है कि मेरे को एक साथ जो स्टॉक दिखते चले जाएंगे वो एक साथ बल्क में इनपुट करने होंगे। यानी कि मैं ट्रेड एक के पीछे एक मारूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक स्क्रिप्ट को पकड़ के बैठ गया कि मुझे तो एनएमडीसी गिरता नजर आ रहा है तो मैं एनएमडीसी की सिर्फ पुट लेके बैठ गया। नहीं, अगर फर्स्ट कैटेगरी में मेरे को एनएमडीसी गिरता नजर आया तो मुझे तेजी से दिमाग चलाना है कि एनएमडीसी गिर रहा है तो हो सकता है टाटा स्टील भी गिर रहा हो। क्या ये मेरी कैटेगरी 1 में है कि कैटेगरी 2 में? बोलिए कैटेगरी 2 में है। क्यों? क्योंकि इसका लॉट साइज भी बड़ा और इसमें मोमेंटम भी फास्ट है, निफ्टी 50 में हैवी वेटेज भी नहीं है, तो ये मेरी कैटेगरी 2 में आ जाता है। अब अगर एनएमडीसी गिर रहा है, टाटा स्टील गिर रहा है, तो ऐसा कोई सा अदर स्टॉक होगा जो कि इनके सपोर्ट में गिरेगा जो निफ्टी 50 के बाहर होगा। बोले हाँ है जिंदाल स्टील। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि पूरा स्टील सेक्टर अगर एक साथ नीचे गिर रहा है तो इसमें से मुझे अब 3 में से 2 स्टॉक आइडेंटिफाई करने जिनमें मैं बाइंग करूंगा और इनको कौन सी कैटेगरी में डालूंगा? 50%, 100% वाली में। और यहाँ पर निफ्टी के हैवी वेटेज मेरे अलग चलेंगे। निफ्टी के हैवी वेटेज मुझे पता है गिनती के 10 हैं, उस 10 में से आप अपने 5 के पसंद कर सकते हो। आप उसको नाम पे गिन सकते हो, आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हो कि एचडीएफसी बैंक हो जाएगा, रिलायंस हो जाएगा, एक्सिस बैंक हो जाएगा, कोटक बैंक हो जाएगा, उसके बाद आपका आईटीसी आ जाएगा। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये सारे आपके कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे? नंबर 1 वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। आईटी में अगर आप चले जाओगे तो इन्फोसिस आ जाएगा, टीसीएस आ जाएगा। तो ये सारे स्टॉक्स आपके जो है पहली कैटेगरी के स्टॉक है, जिनमें आपको कितने परसेंट का टारगेट करना है? 50% का टारगेट करना है और 100% जो है आपका क्या होने वाला है? रिस्क। स्टॉप लॉस को समझ के, ऐसा नहीं कि पूरा कॉल ऑप्शन डुबाना है। मैंने इन्फोसिस का एक ऑप्शन 50 रुपए पे खरीदा, 40 रुपए पे खरीदा और वो नीचे अगर मेरे को 30 रुपए का स्टॉप लॉस नजर आता है तो मैं 30 रुपए पे कट करूंगा। या फिर 10 पॉइंट का रिस्क था तो टारगेट क्या होना चाहिए? बोले सिर्फ 5 पॉइंट। यानी कि अगर ये 40 का 45 हो गया तो मैं कट कर दूंगा, मुझे इससे प्रभाव नहीं पड़ता कि ये कितना ऊपर गया। अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से खेलूंगा तो आप देखोगे डेफिनेटली यहाँ पे मुझे हाई ग्रोथ सिनेरियो मिलेगा, क्योंकि हैवी वेटेज के ऑप्शंस इतनी जल्दी जीरो की तरफ नहीं बढ़ते हैं क्योंकि इनमें फास्ट मोमेंटम नहीं होता है, जबकि ये वाले ऑप्शंस तेजी से बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप ज्यादा बार सही हो गए तो आप अल्टीमेटली प्लस बना जाओगे। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो स्टॉक्स को बैलेंस करने का, जिसमें आप अलग अलग कैटेगरी का इस्तेमाल कर रहे हो। अब मैं आपको एक्सिस बैंक के ऊपर लेके चलता हूँ। एक्सिस बैंक हमारा कौन से कैटेगरी का है? बोले पहले कैटेगरी का। ठीक है, तो एक्सिस बैंक का भी अपन रिसेंट मूव पे चलते हैं।
ये मैं आपको एक्सिस बैंक के चार्ट पे ले आया हूँ, और एक्सिस बैंक के चार्ट पे आने के बाद मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको टेक्निकल्स की विशेषता बताई थी। तो अगर मैं 15 मिनट के टाइम से प्ले करने जाता तो यहाँ पे क्या होता, मैं एंट्री करता, वो चलता, फिर वो फिर गिरता, फिर वो फिर चलता। ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आपको ये स्टॉक पूरा साइडवेज दिखाई देगा, पर जैसे ही मैं टाइम फ्रेम चेंज करूंगा आप समझ जाओगे यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, कि टाइम फ्रेम के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि अल्टीमेटली हमको ये स्टॉक धीमा धीमा करके ऊपर की तरफ बढ़ता दिख रहा है। और क्यों बढ़ेगा ऊपर की तरफ, उसका कारण भी है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी काफी स्पेस अवेलेबल है कंपेयर टू निफ्टी, इसलिए यहाँ पर ओवरऑल स्टॉक्स ऊपर की तरफ ड्रैग हो रहे हैं, चाहे वो पीएसयू सेगमेंट से बढ़े या फिर प्राइवेट सेगमेंट से। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बनी कि एक्सिस बैंक ने कंटिन्यूअसली एक बेस फॉर्मेशन किया 1180 और 1160 के आसपास। पहले 1160 को संभाला, फिर 1180 का ब्रेकआउट करके 1180 को वो संभाल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या अंदाजा लगाया कि अगर प्राइस यहाँ पर 1180 के ऊपर चलती नजर आएगी तो हम 1180 का ही कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। किस रेट पर, उसका रेट तब तक लगभग 30 रुपए के आसपास था। अब इसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा था मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सीधे कॉल ऑप्शन लगा के बताता हूं कि इसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। इसका स्टॉप लॉस था 25 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस था, और 30 रुपए 30 पैसे के आसपास ऑप्शन बाय हो रहा था। अब कंडीशन क्या बनी है, नीचे में क्या 29 रुपए 28 रुपए हमें एग्जिट नहीं करना है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस था, बोले टारगेट क्या है, बोले टारगेट है हमारा 2.5 रुपीज, जैसे ही बढ़ जाएगा हम बाहर निकल जाएंगे। हमें फटाफट रोटेट करना है। अब जितनी बार ऐसा मैं कर पाऊंगा उतना बढ़िया है, क्योंकि मैं डेली पे हूं। जब वो 1180 के आसपास आएगा मैं बार बार यही करूंगा। क्लियर कट सिनेरियो बना लिया। अब वो एक बार जब 1200 को पार कर देगा तो 1200 को पार करने के बाद अब जब वो 1200 पे आएगा मैं फिर से यही करूंगा। ये मेरा हेवी वेटेज का सिनेरियो है। तो यहाँ पर हेवी वेटेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट छोटा रख रहा हूँ, स्टॉप लॉस के मुकाबले रिवॉर्ड छोटा रख रहा हूँ। बोले 2.5 पॉइंट में क्या होगा, अब देखो 625 का लॉट साइज है, और अगर 30 रुपए पे खरीदा तो लगभग आपको ऑप्शन 20,000 का पड़ेगा। 20,000 रुपए लगा करके अगर आपने 2.5 रुपए निकाल लिए, इसका मतलब आपने मोटे मोटे तौर पर 1500-1600 रुपए बना लिए। अब 1600 रुपए आपको आ रहे हैं 20,000 रुपए लगा के। अगर आपने कल और परसों में ऐसा 2 बार कर लिया होता तो आपने लगभग 3,000 रुपए उन्होंने एवरेज सारे खर्चे काट के बनाए होते। ये तो सिर्फ मैं एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूं, पर यहां पर हमारे पास हेवी वेटेज में एचडीएफसी बैंक भी है, इसके बाद हमारे पास हेवी वेटेज में आईटीसी भी है। अगर आप आईटीसी देखोगे तो अभी आईटीसी ने 505 रुपए से ऊपर की तरफ 515 का जंप किया इन 2 दिन में। तो ये जो हेवी वेटेज वाले स्टॉक आपके पास है, ये क्या कर रहे हैं, ये आपको बड़ा स्टॉप लॉस प्लस छोटा टारगेट है। अब ये छोटा टारगेट बहुत इजीली अचीव होता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे, आदमी ऑप्शन बाइंग में कहां मरता है मैं आपको आज बता देता हूं। जिसने ये सोचा कि मैंने 30 का ऑप्शन लिया है, 35 पहुंचा देते हैं, 40 पहुंचा देते हैं, 60 कर देते हैं, तो इसमें से किसको दिक्कत होने वाली है, 35 पहुंचाने वाले को, 40 पहुंचाने वाले को, कि 60 पहुंचाने वाले को। अगर वो अपनी पोजीशंस को सही तरीके से मैनेज करके होल्ड करेगा तो 60 पहुंचाने वाले को दिक्कत है, 40 पहुंचाने वाले को दिक्कत है, पर 35 पहुंचाने वाले को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपसे बोल रहा हूं, एक काम करो 32.5 ही पहुंचा लो। अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं प्रिसाइज एंट्रीज करूंगा और नीचे गिरने पर सही समय पे एंट्रीज करूंगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम का मुझे इस्तेमाल करना है, तो वहां पे जब भी मुझे 15 मिनट पे मोमेंटम नजर आएगा, अगर मैं वहां पर जाके स्टॉक के ऑप्शंस की बाइंग करूंगा और बल्क में एंट्रीज करूंगा अलग सेगमेंट पर, तो मैं देखूंगा कि यहां पर मैं प्रॉफिटेबल निकल जाऊंगा। एक स्टॉक पे खेलूंगा फंस सकता हूं। अगर सिर्फ एक्सिस बैंक ट्रेड करूंगा इन 2 दिन में सिर्फ एक्सिस बैंक ट्रेड किया होता तो शायद तक चांसेस थे कि लॉस होते। पर अगर आपने स्टॉक्स बहुत सारे ऐड कर लिए, अपने साथ में आईटीसी भी ऐड कर लिया, एचडीएफसी बैंक भी ऐड कर लिया है, और दूसरी साइड आप चले गए, आपने वहां पे बाइंग के ट्रेड सेलिंग के ट्रेड दोनों तरफ मर्ज कर दिए, तो आप देखोगे ऑल इन ऑल आप सारे ट्रेड को एक साथ इनपुट करो, जैसे ही सारे स्टॉक्स में आपके पास 10,000 से ज्यादा का प्रॉफिट आने लगे, आप एक बार को एग्जिट कर दो। फिर क्या करो, फिर दोबारा से सारे स्टॉक्स की फिर से प्लानिंग करो, 2-1 दिन में फिर देखो, सारे स्टॉक्स को एक साथ इनपुट करो, जैसे ही सबका कॉम्बिनेशन 10,000 के आसपास हिट करे, फिर से प्रॉफिट बुक कर दो। अब कितने स्टॉक हो जाएंगे, एक लॉट को ट्रेड करने के लिए मुझे 20,000 रुपए लग रहा है। मतलब अगर मैं 3 लॉट लार्ज सेगमेंट के लेके चलूं जो मैंने कैटेगरी 1 में डाले हैं, और 5 लॉट जो मैं इस साइड के लेके चल रहा हूं, उनमें छोटा ऑप्शन बाय कर रहा हूं। यहां पर मैं एट द मनी बाय कर रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट जो है मुझे सेट करना है और छोटा टारगेट रखना है। और जब मैं इधर के ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो यहां पर मैं स्मॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं जो कि आउट ऑफ द मनी है। तो जब मैं स्मॉल ऑप्शन बाय करूंगा तो यहां पे मैं इजीली 5 से 7 स्टॉक कर ले जाऊंगा, जिसमें मुझे मुश्किल से मुश्किल 50 से 60,000 रुपए लगने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब टाटा स्टील जो है कौन से सेगमेंट में दिखाई दे रहा है, बोलिए गिरने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। हमने अभी रिसेंटली अपने मेटल ईटीएफ वाली वीडियो में भी इसका एनालिसिस किया था कि टाटा स्टील में क्या स्थिति दिखाई देती है। तो हम ये बात कर रहे थे कि टाटा स्टील जो है वो अभी साइडवेज टू बेरिश कंडीशन में, और यहां से हमें अभी मेटल ईटीएफ में ग्रोथ नजर नहीं आएगी, क्योंकि टाटा स्टील अभी बेरिश सेगमेंट में और इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो अब इधर से क्या कंडीशन निकल करके आती है कि यहां पर मेरे को पुट ऑप्शन लेने वाली कंडीशन बन गई थी। ये मेरी सेकंड कैटेगरी का स्टॉक था जिसमें मैं इस वाली जगह से पुट ऑप्शन ले सकता था। कैसे ले सकता था, क्योंकि इसने प्राइस को ऊपर की तरफ जंप कराने के पूरा का पूरा नीचे उतार दिया था, जिसने क्या इंडिकेशन दिया था कि यहां पे टॉप में सेलर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, सीधे देखा इसका 150 का पुट ऑप्शन क्या रिएक्ट करता है।
आज के दिन 150 के पुट ऑप्शन ने क्या रिएक्ट किया अगर मैं कल ले जाता इसको क्लोजिंग पर, तो यहाँ पे अब मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कल के दिन मैं टाटा स्टील को कैटेगरी 2 वाले स्टॉक में रखता और यहाँ पर मैं टाटा स्टील का सिर्फ एक लॉट बाय कर देता, तो इसके जो लॉट साइज है वो 5500 का लॉट साइज है। अगर हम उसे ₹2.5 के आसपास बाय करते हैं, अगर हम इस ऑप्शन को ₹2.5 के आसपास बाय करते, ₹2.60 के आसपास बाय करते, तो ये मोटा मोटा हमको आराम से 12,500 से 14,000 रुपए में बाय हो जाता। अब 14,000 रुपए का आपका स्टॉक जो है, इसका स्टॉप लॉस क्या बनना था, बोले ये लो जो है ये इसका स्टॉप लॉस है। बोले कितना हो गया, ₹2। अगर आपने इसको ₹2.50 पे खरीदा था, इसका स्टॉप लॉस क्या निकल के आया, आपका ₹2 का स्टॉप लॉस निकल के आया। अब यहाँ पे जो है मेरा रिस्क कितना आ गया, बोले 60 पैसे का। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से डबल जाना है। अगर मेरा रिस्क 60 पैसे का, तो मेरे को टारगेट कितना रखना है, ₹1.20 का। अब अगर मैं ₹2.60 से ऊपर की तरफ बढ़ूंगा और मेरा 60 पैसे का रिस्क, तो रिवॉर्ड ₹1.20 का है, जो कि किधर की तरफ आएगा, जो सीधा ₹3.80 के आसपास बैठेगा। तो यहां से क्या कंडीशन आती है कि मेरा रिवॉर्ड, अगर मेरा रिस्क अगर इतना छोटा है, तो यहां से मेरा रिवॉर्ड इतना ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब ₹3.80 पे जो है मैं इस स्टॉक ऑप्शन को बुक करने वाला हूं। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर स्टॉक्स को रोटेट करने का। और अगर आप देखोगे, आप एक दिन पहले थोड़ा सा रिसर्च करो, 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास जब मार्केट बंद हो जाता है, तो आपको शांति से बैठ के स्टॉक्स निकालने, आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये 5 स्टॉक या 7 स्टॉक मेरे कैटेगरी 1 के, और बाकी के बचे कौन कौन से स्टॉक आपके कैटेगरी 2 के। जरूरी नहीं है कि वो 70 स्टॉक ही हो, आप चाहो तो बाकी 20 को इसे डिवाइड कर सकते हो। इसे कुल मिला के आपके पास 25 स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी। उस 25 स्टॉक को ही आपको कंटिन्यूसली वॉच करना है, और जब उनमें तेजी नजर आ रही है तेजी करना है, जब उनमें मध्य नजर आ रही है बद्दी करना है। पर इस वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके कि कहीं पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होगा, और किसी में जो हेवी वेटेज उनमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 का होगा। तो एक तरफ मैं ज्यादा रिस्क लेके छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते चले जाऊंगा, और दूसरी तरफ मैं कम रिस्क लेकर के ज्यादा प्रॉफिट बुक करूंगा। जब मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से वर्किंग करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स बन के आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ डाउट लगा हो, नहीं समझ में आया हो, तो मैं दोबारा से इस वाली चीज को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसमें और भी डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं। कौन से स्टॉक हमें कैटेगरी 1 में रखना है, आप चाहे तो मैं आपको बता ही सकता हूं कि हाँ, इस स्टॉक को आप कैटेगरी 1 में रख दो और इन स्टॉक्स को आप कैटेगरी 2 में रख दो। ऐसे भी करके हम प्लानिंग के साथ पूरी प्रॉपर वर्किंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।